सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के थर्ड लेक्चर के बारे में। इसके फर्स्ट टू लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टू मेथड्स विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए थे। फर्स्ट FIFO मेथड एंड सेकेंड इज LIFO मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होती है ये हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल एवरेज मेथड के बारे में, यानी एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग एक जो बिजनेस है वो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करता है और रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है, उसका कितना प्राइस है, ये कैसे फाइंड आउट करता है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि आखिरकार ये सिंपल एवरेज मेथड होता क्या है। ये हमारे पास आज का थ्योरी कॉन्सेप्ट। यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर दिस मेथड इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट एवरेज ऑफ डिफरेंट परचेज प्राइस। अब डिफरेंट टाइप पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्राइस पे क्वांटिटी परचेज करता है। कभी वो 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, कभी वो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, कभी वो 7 रुपीज के अकॉर्डिंग और कभी वो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करता है और उनका प्राइस भी वेरी करता है। इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी कब इशू की गई है, कौन से प्राइस वाली इशू की गई है, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हम सिंपल एवरेज प्राइस मेथड फॉलो कर सकते हैं। यानी बेसिकली सिंपल एवरेज प्राइस मेथड वहां फॉलो किया जाता है जहां पर यह पता लगाना मुश्किल हो कि हमने कौन से प्राइस वाली क्वांटिटी बेचने के लिए यानी सेल करने के लिए या फिर स्टोर में कंज्यूम करने के लिए इशू की है। जब ये स्टोर मैनेजर को पता लगाना मुश्किल हो कि कौन सी प्राइस वाली क्वांटिटी हमने इशू की है, तब हम सिंपल एवरेज प्राइस मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसमें जितने भी लॉट्स हमारे पास पड़े होते हैं, जितने भी डिफरेंट क्वांटिटीज हमने परचेज की होती हैं डिफरेंट प्राइस पे, उन सभी के प्राइस को हम एवरेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने फर्स्ट लॉट परचेज किया था 2 रुपीज के अकॉर्डिंग। यहां पर क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड नहीं है। यहां पर हमें सिंपल एवरेज प्राइस लेना होता है, यानी डिफरेंट टाइम्स में कितने प्राइस पे आपने परचेजिंग की है, सिर्फ इतना ही। क्वांटिटी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। तो फर्स्ट लॉट आपने 2 रुपीज का परचेज किया, सेकेंड लॉट आपने 3 रुपीज का परचेज किया, तो इसका एवरेज प्राइस क्या हुआ? 5 डिवाइड बाय 2 यानी 2.5। तो इसका मतलब सिंपल है, जितने भी प्राइस में टोटल प्राइस, जितने भी प्राइस में आपने डिफरेंट लॉट्स डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज की हैं, उनका टोटल प्राइस ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा नंबर ऑफ लॉट्स, यानी जितने लॉट्स में आपने क्वांटिटीज परचेज की। जैसे हमारे इस एग्जांपल में फर्स्ट लॉट हमने 2 रुपीज के अकॉर्डिंग परचेज किया था, सेकेंड लॉट हमने 3 रुपीज के अकॉर्डिंग परचेज किया था। तो टोटल लॉट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ लॉट्स 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज प्राइस हमारे पास आ गया 2.5। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का मतलब क्या है। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर क्वांटिटीज जब इशू की जाती हैं तो हर बार एक नया प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। यानी एवरेज प्राइस आपको तभी कैलकुलेट करना है जब आप क्वांटिटीज, जब आप लॉट, जब आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हो। So this method is used at the time when it becomes difficult to identify the lot from which inventories are issued. जब एक स्टोर मैनेजर के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि मैंने कौन से लॉट में से क्वांटिटी इशू की है, कितने प्राइस वाली क्वांटिटी इशू की है, तब हम सिंपल एवरेज प्राइस मेथड यूज कर सकते हैं। तो एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्वेंटरीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट issued price and balance inventories.
अंडर दिस मेथड वेट्स और क्वांटिटीज ऑफ परचेज इज टोटली इग्नोर्ड। ये मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में हम क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी इशू कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल आइटम। कौन कौन सी डेट को हमें कितनी यूनिट्स रिसीव हुई, यानी कितनी हमने परचेज की, कितनी हमने सेल की, इशू वो भी हमें यहां पर गिवन है, या फिर कितनी हमने इशू की, सेल की, वो भी हमें गिवन है, और कौन कौन से प्राइस पे हमने क्वांटिटी परचेज की है ये भी हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर द स्टोर लेजर्स अंडर दिस सिंपल एवरेज प्राइस बेसिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल एवरेज प्राइस बेसिस मानते हुए आपने पूरा ये स्टोर अकाउंट, स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया है। सो फॉर्मेट हमारा 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। पहला रिसिप्ट, दूसरा इशूड, तीसरा बैलेंस। यहां पर मैं हेडिंग लिख सकता हूं स्टोर अकाउंट्स। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि कौन सा मेथड हमने यूज किया है, सिंपल एवरेज मेथड। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया डेट का, देन रिसिप्ट कॉलम। रिसिप्ट कॉलम में कितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की यानी परचेज की, किस रेट पे परचेज की, और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है इशूड, या फिर हम इसको सेल्स भी कह सकते हैं कि कितना सामान हमने बेच दिया या कितना सामान हमने इशू कर दिया। तो इसमें भी सेम 3 फर्दर कॉलम्स है, कितनी क्वांटिटी हमने इशू की, कौन से रेट पे इशू की, और उसकी टोटल अमाउंट क्या है। लास्ट कॉलम हमारे पास आता है बैलेंस, यानी जो हमने रिसीव किया और जो हमने इशू किया उनका डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 यूनिट रिसीव की, उसमें से 200 हमने इशू कर दी, तो बैलेंस 800 बची। तो यहां पर बैलेंस क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आएगा। अब हमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है 2 मार्च 2009। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं कि मंथ हमारा मार्च का है और ईयर हमारा 2009 है, ताकि मेरे को बार बार मार्च 2009 ना लिखना पड़े, मैं डायरेक्टली अब डेट लिखूंगा। सो 2 मार्च 2009 को हमने 200 यूनिट्स परचेज की, रिसीव की, किस प्राइस पे, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 मार्च 200 यूनिट्स और प्राइस क्या है, 2 रुपीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 400। यहां पर अभी सब कुछ ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ भी इशू नहीं किया। बैलेंस कितना बचा, क्योंकि हमने कोई इशू नहीं किया तो बैलेंस पूरा का पूरा 200 यूनिट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। प्राइस 2 रुपीज, ये आ जाएगा 400। तो ये फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आप चाहो तो लाइन लगा सकते हो, चाहो तो ना भी लगाओ, लेकिन अगर प्रॉपर इसको सॉल्व करना है तो लाइन लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है 10 मार्च को हमने 300 यूनिट्स और परचेज की और इस बार प्राइस था 2.40। सो 10 मार्च 300 यूनिट्स परचेज की हमने, प्राइस है 2.4, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 720। तो 720 अमाउंट हो गई। अब इस बार भी हमने इशू कुछ नहीं किया तो ये तीनों ब्लैंक। अब यहां पर स्टूडेंट्स ना मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करनी है और अमाउंट में अमाउंट ऐड करनी है। 2 मार्च तक आपके पास 200 क्वांटिटी थी, 10 मार्च को आपने 300 क्वांटिटीज और परचेज की ना, तो 200 में 300 प्लस कर दो, टोटल आ जाएगा 500। प्राइस अब यहां पर आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइस हर बार फ्लक्चुएट होगा, एवरेज प्राइस हर बार फ्लक्चुएट होगा। तो एवरेज प्राइस आप केवल और केवल तभी कैलकुलेट करना जब आपने कोई क्वांटिटी इशू करनी है। इशू करनी है एवरेज प्राइस पे ना, तो एवरेज प्राइस की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी, जब आप कोई क्वांटिटी इशू करोगे। तो अभी यहां पर आपको रेट लिखने की जरूरत नहीं है।
अमाउंट कितनी आ जाएगी, 400 में 720 प्लस कर दो, सो ये आ जाएगा 1120। तो यहां पर आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हो गई रिकॉर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट 15 मार्च 2009 को आपने 250, ये 2.50 नहीं है, 250 है, 250 यूनिट्स आपने इशू किए। मतलब अब आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं डेट लिख देता हूं 15 मार्च। इस बार आपने कोई क्वांटिटी परचेज नहीं की, रिसीव नहीं हुई, आपने 250 यूनिट्स इशू की हैं। कौन से प्राइस पे? अब आपको एवरेज प्राइस की जरूरत पड़ेगी। आपने ये जो 250 यूनिट्स इशू की हैं, ये कौन से लॉट में से इशू की हैं? अब ये तो आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, एवरेज प्राइस लोगे। तो एवरेज प्राइस क्या आएगा? एवरेज प्राइस होगा 2 प्लस 2.4, नंबर ऑफ लॉट्स कितने हैं? 2, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज प्राइस आपका आ जाएगा 2.2। यानी आपने ये क्वांटिटी 2.2 रुपीस के अकॉर्डिंग इशू की है, तो ये कितना आ जाएगा? 550। अब आगे आपको फिर से कंफ्यूजन हो सकती है। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की थी, वैसे क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो। आपके पास 500 यूनिट्स थी, 250 आपने इशू कर दी, तो बची कितनी? 250। 1120 का स्टॉक, इतनी अमाउंट का स्टॉक आपके पास था, जिसमें से 550 का आपने इशू कर दिया, तो माइनस करके अमाउंट जो आई वो यहां पर हम लिख देंगे, ये आई 570। तो इस तरह से अब आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 18 मार्च। 18 मार्च को आपने 250 यूनिट्स और परचेज की, किस प्राइस पे? 2.60 यानी 2.6 पे। तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 18 मार्च कितने यूनिट्स परचेज की? 250, और प्राइस क्या है? 2.6। मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 650। इस बार आपने इशू कुछ भी नहीं किया, तो इसको ब्लैंक। अब यहां पर आपको प्लस करना है, 250 यूनिट्स पहले से थे, 650 और आ गए आपके पास, सॉरी 250 और आ गए आपके पास, तो कितने हो गए? 500। 650 तो अमाउंट है ना, अमाउंट में ऐड होगी। सो 570 अमाउंट का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था, 650 अमाउंट का स्टॉक और आपने परचेज किया, तो 570 प्लस 650 ये आ जाएगा 1220। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है 20 मार्च 2009 को आपने 200 यूनिट्स और इशू की हैं, यूज की हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब आप 200 यूनिट्स इशू करोगे, कौन सी डेट को? 20 मार्च को, तो यहां पर अब आपको एवरेज प्राइस दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। सॉरी, यहां पर नहीं आएगा, ये आपका आएगा यहां पर। तो इस बार आप 200 यूनिट्स इशू कर रहे हो। जब भी आप कोई क्वांटिटी इशू करोगे, तो आपको एवरेज प्राइस दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहां पर एवरेज प्राइस कितना आएगा? सर, यहां पर 3 कॉम्बिनेशंस हैं, 2, 2.4, 2.6। इन तीनों का एवरेज प्राइस लेना है, या फिर 2 का, या फिर 1 का। कैसे पता चलेगा? देखो सिंपल है, आपने अभी तक 500 यूनिट्स परचेज की थी, और इसको मिला के कितनी हो गई? 750। अगर हम बात करें फर्स्ट 2 क्वांटिटीज की, ये 500 है, इसमें से आपने 250 यूज कर ली। 250 यूज करने का मतलब है कि ये जो बिगिनिंग वाला स्टॉक है, ये तो पूरा ही एग्जॉस्ट हो चुका है, ये पूरा ही कंज्यूम हो चुका है, ये आपने पूरा का पूरा सेल कर दिया हुआ है। इसका मतलब आपको एवरेज इन तीनों का नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ 2.4 और 2.6 का लेना है। सर ऐसे कैसे? एवरेज तो हम इसका भी लेंगे ना, 200 यूनिट, ये भी तो हमने परचेज की थी, लेकिन अब तो ये खत्म हो चुकी है, ये स्टॉक ही गोडाउन में अवेलेबल नहीं है। सर आपको कैसे पता? देखो सिंपल है,
अगर हम स्टॉक लेके आए हैं और इशू कर रहे हैं और हमने 250 का स्टॉक इशू किया है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि पहले हमने 200 वाला और फिर उसके बाद 300 वाला कंज्यूम किया होगा। तो हमारे पास 500 यूनिट्स थे जिसमें से 250 हमने यूज कर लिए, 200 पहले वाले स्टॉक में से यानी यहां से और 50 हमने यहां से यूज किया। तो इसका मतलब सिंपल है, ये वाला स्टॉक, ये वाला लॉट तो पूरा कंज्यूम हो चुका है ना, ये तो हमारे पास बचा ही नहीं। अगर ये हमारे पास है ही नहीं तो इसका प्राइस हम क्यों एवरेज में काउंट करें? इसका मतलब अब आपको दोबारा से एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा और इस बार हम एवरेज लेंगे 2.4 और 2.6 का, जो कि कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में याद रखना है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जब भी कोई स्टॉक इशू किया जाता है हर बार आपको एवरेज प्राइस नया कैलकुलेट करना होगा। पहले हमने एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया 2 और 2.4 का, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन में से हमने 250 का स्टॉक इशू किया था। लेकिन इस बार हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 2.4 और 2.6 का, क्योंकि ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो इसके प्राइस को हम बेस लेंगे ही नहीं। तो इस बार हमने 2.5 रुपीज के अकॉर्डिंग 500 अमाउंट का स्टॉक इशू कर दिया। तो 500 स्टॉक हमारे पास था जिसमें से 200 का इशू हो गया, कितना रह गया 300। 1220 रुपए का स्टॉक हमारे पास था जिसमें से 500 का हमने यूज कर लिया, कितना बचा 720। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर हमारे पास 22 मार्च 2009 को हमने 100 यूनिट्स और इशू की हैं, 100 क्वांटिटी में यूनिट्स और इशू की हैं। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा, जब भी हम कोई नया स्टॉक, मतलब जब भी हम कोई स्टॉक इशू करेंगे हमें एवरेज प्राइस नया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अब एवरेज प्राइस कितना आएगा, हमने 100 यूनिट्स और इशू करनी है। हमारे पास है कितनी, बैलेंस हमारे पास 300 यूनिट्स हैं, हमें 100 स्टॉक और इशू करना है। कौन से प्राइस पे करें? अब देखो सिंपल है, यहां तक 20 मार्च तक हमारे पास कितना स्टॉक था, 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 250 750, 750 का स्टॉक हमारे पास था जिसमें से हमने 450 का इशू कर दिया। 450 का इशू करने का मतलब ये वाला स्टॉक तो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, ये वाला स्टॉक जो 300 है ये अभी बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कॉम्बिनेशन है ना 550 में से हमने 200 का स्टॉक और यूज कर लिया। तो इसका मतलब सिंपल है कि अभी इसमें से भी स्टॉक बचा हुआ है, इसमें से भी बचा हुआ है। अगर मैं थोड़ी रफ कैलकुलेशन करूं तो यहां ध्यान दो, पहले हमारे पास 200 का स्टॉक और 300 का स्टॉक था, टोटल 500। फिर हमने उसमें से 250 का यूज कर लिया, कितना बचा 250, है ना। अब हमने 200 का और यूज किया, कितना बचा 50। तो इसका मतलब 50 स्टॉक अभी हमारा पुराना वाला बचा हुआ है जिसको अभी भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने 100 यूनिट्स इशू करनी है, कैसे करें, 50 इसमें से और बाकी बची हुई 50 इसमें से। तो इसका मतलब इस बार भी हमें 2.4 और 2.6 के प्राइस को ही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, एवरेज प्राइस अगेन यहां पर 2.5 ही आएगा, इसका मतलब 250 का स्टॉक हमने और इशू कर दिया। 300 में से 100 का स्टॉक इशू हो गया, कितना बचा 200। 720 में से 250 का स्टॉक इशू हो गया, कितना बचा 470। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यही कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 200 का स्टॉक पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, बचा ये 300 और 250। 300 में से हमने 250 यूज कर लिया, बचा 50। 50 हम इसमें से लेंगे, 50 हम इसमें से लेंगे ताकि हम 100 स्टॉक यूज कर सकें। सो अब तक हम कितना स्टॉक यूज कर चुके हैं, 2, 2, 4,
5 एंड 50, 550, 750 में से 550 हमने स्टॉक यूज कर लिया, तो बैलेंस 200 बचा, यानी यहां तक हमारी कैलकुलेशन सही है। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 22 का हो गया ना, 25 को अब हमने 150 का स्टॉक और इशू किया, 150 का स्टॉक और इशू किया। अब जब हमने 25 को 150 का स्टॉक और इशू किया, तो कौन से लॉट में से किया होगा? सिंपल है, 200 का स्टॉक हमारा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, 300 का स्टॉक भी अब हमारा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ यही एक लॉट बचा हुआ है जिसमें से हम 150 का स्टॉक यूज कर सकते हैं। सर आपको कैसे पता कि यही स्टॉक बचा हुआ है, यही लॉट बचा हुआ है? सिंपल है ना, बैलेंस हमारे पास यहां पर 200 यूनिट्स हैं जिसमें से हमें 150 यूज करनी है, इशू करनी। तो ये 200 किसमें से बचा होगा? इसी में से बचा होगा ना, जो हम लास्ट में परचेज करके लेके आए वही स्टॉक हमारे पास बचा होगा। इसका मतलब अब हमें एवरेज प्राइस किसका लेना है? क्या इन तीनों का, क्या इन दोनों का, या फिर अकेला 2.6 का? 2.6 का। यानी जब हम एवरेज प्राइस अब कैलकुलेट करेंगे तो 2.6 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, क्योंकि अब हमारे पास कॉम्बिनेशन बचा ही नहीं। हमारे पास 200 यूनिट्स हैं और हमें 150 इशू करने हैं, 150, और वो 200 के 200 केवल और केवल एक ही लॉट से बिलोंग करते हैं, वो लॉट जो हमने 2.6 प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज किया था। तो एवरेज जब हम करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट्स। टोटल प्राइस क्या है? 2.6। नंबर ऑफ लॉट्स कितने हैं? सिर्फ एक ही लॉट है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों लॉट हमारे खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए यहां पर 2.6 ही आएगा। सो 150 मल्टीप्लाई 2.6, ये आ जाएगा 390। 200 में से हमने 150 का स्टॉक इशू कर दिया, बचा 50 का स्टॉक। 470 में से 390 का हमने यूज कर लिया, बचा 80 का स्टॉक। सो इस तरह से ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है 28 मार्च को हमने 500 यूनिट्स परचेज की 2 रुपीज के अकॉर्डिंग। चलो इशू करते करते अब हमें परचेज करने की भी बारी आ गई। 28 को अब हमने 500 यूनिट्स परचेज की 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाएगा ये? 1000। इशू हमने इस बार कुछ भी नहीं किया, अब हमें सिर्फ प्लस करना है। 50 पहले से हमारे पास स्टॉक था, 500 और आ गया, तो ये हो गया 550। 80 की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी थी, 1000 हमारे पास और आ गई, तो ये हो गया 1080। अब लास्ट हमारे पास एक बचा है, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। लास्ट हमारे पास है 30 मार्च को हमने 200 यूनिट्स और यूज की। 200 यूनिट्स हमने और यूज की हैं, मतलब इशू की हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे 30 मार्च 200 यूनिट्स हम यूज करेंगे। अब 200 यूनिट्स जब हम यूज करेंगे तो हमें नया एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा। इस बार एवरेज प्राइस कौन सा लें? क्या इन चारों का कॉम्बिनेशन? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये हमारे पास अभी बची हुई है। सर आपको कैसे पता कि बची हुई है? सिंपल है ना, 200 यूनिट्स हमारे पास थी जिसमें से हमने 150 यूज कर ली और 50 बची हुई थी। तो ये 50 कौन सी वाली बची हुई हैं? ये 50 यही लॉट में से बची हुई यूनिट्स हैं। तो इस बार हमारे पास दो प्राइस का एवरेज आएगा, 2.6 और 2, क्योंकि हमने 200 यूनिट्स इशू करनी है। 50 हम इसमें से इशू करेंगे जिसका प्राइस 2.6 है, और रिमेनिंग 150 हम इशू करेंगे इसमें से जिसका प्राइस 2 रुपीज है। तो इस बार एवरेज प्राइस आपका क्या आएगा? 2.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये? 4.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.3। सो एवरेज प्राइस इस बार आएगा 2.3। तो 2.3 के अकॉर्डिंग अब हम इशू कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 460। तो फाइनल आंसर क्या है? 550 में से 200 यूनिट्स हमने यूज कर ली, बची 350। 1080 में से 460 की हमने यूज कर ली, बची 620। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए?
क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 350 और उसका प्राइस क्या है 620। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार हम आपको ये पूरी स्क्रीन शो कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कुछ इस तरह से हमने ये पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, हम आपके डाउट को दूर कर देंगे।